नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मुद्दे पे जो सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। सबकी ज़िंदगी से कहने का मतलब आप और हमारे सबकी लाइफ में ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हिंदुस्तान एक प्रजातांत्रिक देश है और हमारे यहाँ सबको अधिकार है अपना मत देने का। और मत देने का मतलब है वोट देने का। तो जब वोट देने का अधिकार होता है, तो हमें ये वेरीफाई कौन करता है कि हम वोट दे सकते हैं? ये होता है वोटर लिस्ट। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो वोटर लिस्ट के मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि पिछले कई सालों से इस तरीके की बहुत सारी बातें आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन पे कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं और क्या-क्या वो परेशानी है, उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्ट है, उसकी प्रॉब्लम है। अभी हाल ही में टीएमसी ने ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि एपिक नंबर जो है वो डुप्लीकेट आ रहे हैं। तो मैं ये बता दूँ कि एपिक नंबर होता क्या है? अगर आपके पास वोटर आईडी होगा, तो उसपे आपकी फ़ोटो होगी, आपका नाम होगा, आपके फ़ादर का मतलब आपके रिलेशनशिप में जिनका होंगे, उनका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा और साथ ही में एक यूनिक नंबर होगा। वो यूनिक नंबर को ही बोला जाता है आपका एपिक नंबर। तो जो एपिक नंबर है, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल टीएमसी ने उठाया है और टीएमसी ने इसके एविडेंस भी शेयर किए हैं कि ये किस तरीके से डेंजरस है। क्योंकि एक एपिक नंबर सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जा सकता है। अगर उसके 2-2, 3-3 लोगों के पास अगर सेम एपिक नंबर हैं, तो मतलब कहीं न कहीं एक बहुत बड़े पैमाने पे धाँधली हो रही है। और ये तो सिर्फ कुछ नंबर हैं जो अभी सामने आए हैं। क्या पता ये लाखों और हो सकता है करोड़ों की संख्या में भी पूरे देश में हों। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या मानी जा सकती है इसको, ये बहुत बड़ी धाँधली हो रही है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के इलेक्शन कमीशन के ऊपर में कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इनवाइट किया है, बुलाया है कि वो चर्चा करना चाह रहे हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे सिस्टम को मजबूत बनाया जा सकता है। तो हमारी टीम ने हमने मिल करके कुछ ऐसे मुद्दों को आइडेंटिफाई किया है कि अगर हम उस मुद्दे पे काम करें, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम अमल पे लेके आते हैं, इन सब पे ये जो सारे पॉइंट्स इन्हें लागू किया जाए, तो शायद हो सकता है कि कई सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर पाएँ और उनको सॉल्व भी कर पाएँ। प्रॉब्लम में अगर मैं कुछ बता दूँ तो कई तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे मास एडिशन बहुत बड़े पैमाने पे जब रजिस्ट्रेशन होता है तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हो सकता है ये फर्जी रजिस्ट्रेशन हो। जैसे कि अभी महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि जो 5 साल में जितने एडिशन नहीं हुए, उतने सिर्फ़ फ़िलहाल 6 महीने में एक बहुत बड़ा नंबर लगभग 40 लाख नए वोटर्स को जोड़ा गया। तो ये कहीं न कहीं यहाँ पे भी बहुत क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या ये एडिशन सही तरीके से हुआ है? क्योंकि एक रोल रिवीजन साइकिल का एक प्रोसेस होता है जिसमें लगभग अक्टूबर और सितंबर के महीने में ये स्टार्ट होता है और फाइनलाइज होकर के जनवरी के फर्स्ट वीक में पब्लिश कर दिया जाता है और ये लगभग ये बेसिक प्रोटोकॉल है, हर साल किया जाता है, हर स्टेट में ये चीज़ होता है। वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा एडिशन का प्रॉब्लम आया है। तो ये हो गया हमारा मास एडिशन का प्रॉब्लम। अब आ जाता है मास डिलीशन। कई जगह देखा गया है, जैसे फ़र्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में देखा गया कि बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के नाम डिलीट किए गए। तो लोकसभा का जो क्षेत्र होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, लगभग 10 लाख, 15 लाख जैसे वोटर्स होते हैं। तो इतने बड़े नंबर पे जब लाखों की संख्या में डिलीट कर दिए जाए लोगों के वोटर आईडी, तब सवाल उठता है कि इतने बड़े संख्या में 1 साल के भीतर में कैसे डिलीट हो सकता है? तो इन सब चीज़ों को भी आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री ने जब वहाँ पे रिसर्च किया, विज़िट किया फ़र्रुखाबाद में, तो उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया कि एक सर्टेन कास्ट के लोगों का ही बहुत डिलीट हो रहा था। तो स्वाभाविक सी बात है, वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट के वोटर हो सकते हैं, तो उनका भी डिलीट हो रहा है। तो ये जैसे मास एडिशन हुआ, उस तरीके से मास डिलीशन का प्रॉब्लम हुआ। साथ ही साथ एड्रेस चेंज का भी एक मुद्दा है। कई लोग जिनका एड्रेस
चेंज के नाम से डिलीट कर दिया गया है उस इलाके में, लेकिन जब न्यूज़ लॉन्ड्री उनको वेरीफाई करने के लिए उनके ग्राउंड में जाती है, उनके घरों में जाती है, तो पाती है कि वो वहीं रह रहे हैं, लेकिन एड्रेस चेंज का एक रीज़न दे करके उनको डिलीट कर दिया जाता है। तो ये भी एक मास डिलीशन के कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो जो सॉल्यूशन आनी चाहिए उसके लिए कुछ सजेशन पॉइंट्स हैं जिसके लिए आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो पहला जो सजेशन है हमारा कि जो वोटर रोल है, जो बेसिक प्रोटोकॉल के थ्रू हर साल जनवरी के महीने फर्स्ट वीक में अपलोड होता है, उसे मल्टीपल फॉर्मेट्स में अपलोड करना चाहिए। अभी वर्तमान के समय में वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड हो रहा है। पीडीएफ फॉर्मेट के साथ में प्रॉब्लम ये है कि उसकी कई सारी लिमिटेशंस हैं। पहला तो हम उसे मल्टीपल तरीके से डिजिटली चेक नहीं कर सकते। अगर हमें उसे चेक करना है तो पहले उसे हमें कन्वर्ट करना होगा टेक्स्ट फॉर्मेट में, और उसके बाद फिर एक्सेल शीट या किसी एप्लीकेशंस के थ्रू, किसी मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं कि एपिक नंबर कहीं डुप्लिकेट तो नहीं है, कहीं कोई एरर तो नहीं है, कोई मल्टीपल व्यक्ति तो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऐसे कई सारे जो डेल्टा है उसको फाइंड करने में हमें काफ़ी आसानी हो सकती है अगर ये मल्टीपल फॉर्मेट्स में हो, जैसे एक्सेल शीट में हो या फिर सीएसवी फाइल में हो। तो इससे बेनिफिट किसको होगा? इससे बेनिफिट होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, इससे बेनिफिट होगा इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ को, इससे बेनिफिट होगा कॉमन मैन को, कि अगर किसी के मन में कोई डाउट है कि इस इलाके में बहुत बड़े पैमाने पे कोई फेक वोटिंग हुई है या बहुत बड़े पैमाने पे एडिशन किया गया, डिलीशन किया गया है, तो उसे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा। हमारा जो दूसरा सजेशन है वो है सेपरेट अपलोड करना चाहिए एडिशन, डिलीशन और एड्रेस चेंज को। क्यों? क्योंकि जो डेटा होता है वो बहुत बड़े पैमाने में होता है। एक बूथ में लगभग 1000 से 1200-1300 लोगों तक का डाटा होता है, और इतने बड़े डेटा को वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर इलेक्शन कमीशन इन डेटाओं को डिजिटली सेपरेट कॉलम बना करके अपलोड करें कि ये जो नए नंबर्स हैं, ये जो नए एपिक नंबर्स हैं, इतने लोगों का लिस्ट है, ये नए एडिट किए गए हैं और इतने लोगों का डिलीट किया गया है, और इतने लोग का डिलीट इसलिए किया गया है क्योंकि इनका एड्रेस चेंज हो गया है। तो अगर इनके रीजंस के साथ में सेपरेटली अपलोड कर दिया जाए तो शायद ये लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा, और इससे इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी। जो तीसरा सजेशन है वो है डिलीशन को लेकर के। जैसा कि फर्रुखाबाद के केस में हम देखते हैं कि एक जो कास्ट के लोग हैं उनका ही बहुत ज़्यादा डिलीट किया गया। तो कहीं न कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड लगता है। तो अगर हमें एक अलग सेक्शन बना करके सुओ मोटो का जो सेक्शन है वो दिया जाए, क्योंकि डिलीशन बहुत तरीके के होते हैं। फॉर्म 7 का इस्तेमाल करके कोई भी डिलीट करा सकता है। अगर आपके उस बूथ का वो व्यक्ति है या उस फैमिली का मेंबर है, तो वो किसी का भी वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करा सकता है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ये अथॉरिटी मिलती है कि वो भी डिलीट करा सकते हैं। तो कई बार इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं हो पाती, क्योंकि पाया गया है कि कई लोगों का नाम डिलीट हो जा रहा है, लेकिन जब उसकी वेरीफाई करने वो इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं तो उनके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है कि उनका डिलीट किसने किया। कई ऐसे कॉलम्स देखे गए हैं जिसमें उनका नाम तो है लेकिन नंबर नहीं है। तो ये इन सब चीज़ों में एक बहुत बड़ा लूप होल दिखता है कि मास डिलीशन का जो प्रोसेस है उसमें सुओ मोटो यूज़ किया जाता है। सुओ मोटो में ऐसा है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से किया जाता है, कि जिसमें बहुत ज़्यादा किसी को इन्फॉर्म करने का, अपडेट करने का कोई प्रोसीजर नहीं होता, इसमें बल्क में डिलीट होता है। तो इस तरीके से जो सुओ मोटो जो गवर्नमेंट के द्वारा डिलीट किए गए हैं, उनका एक अलग सेक्शन है, और उसमें मेंशन करना चाहिए कि उसमें कौन से अधिकारी ने ग्राउंड में जाकर के वेरीफाई किया है, तब जाकर के ये डिलीट हो रहा है। तो एक प्रॉपर सेक्शन भी होना चाहिए कि सुओ मोटो के तहत कितने लोगों का डिलीट किया गया, और कौन से अधिकारी ने इसका डिलीशन पे साइन किया है।
एक हमें जो एपिक नंबर वेरिफिकेशन है, इसके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग कदम उठाने चाहिए, क्योंकि जो डुप्लीकेट आ रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बिकॉज़ अगर आप कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं सेव करने के लिए इतने सारे लोगों का डेटा, तो उसकी डुप्लीकेसी पकड़ने के लिए बहुत सारे चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है, या क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में हम सेव करें, तो जो डुप्लीकेसी का जो मामला है वो 0% हो जाएगा। तो एक ये भी सजेशन है कि इस डेटा को दूसरे टेक्नोलॉजी में सेव करना चाहिए। जो हमारे पास डेटा है, जो वोटर रजिस्ट्रेशन है, अगर इसे बायोमेट्रिक किया जाए, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि इससे जो बोगस वोटर्स हैं, फेक वोटर्स हैं, उन्हें बहुत आसानी से हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। लेकिन यहीं पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन से ज्ञानेश कुमार जी सजेशन देते हैं कि इसे आधार कार्ड से लिंक कर देना चाहिए। तो साथियों, आधार कार्ड से लिंक कर देना एक अपने आप में बहुत बड़ा डेंजरस मुद्दा है, बहुत खतरनाक मुद्दा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी बेनिफिशियरी प्रोग्राम्स जो स्टार्ट होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं, उसमें आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सरकार के पास एक डेटाबेस होता है कि किन-किन लोगों को बेनिफिट, कौन-कौन सी बेनिफिट मिली है। अगर उसे हम वोटर आईडी से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो भी रूलिंग पार्टी होगी, उनके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा होगा कि किन-किन लोगों को बेनिफिट मिला है, और वो उसे ट्रैक करके, आइडेंटिफ़ाई करके, और उसका बहुत दुरुपयोग हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस तरीके की चीज़ों के लिए मना किया था, और आगे भी इन सब चीज़ों पे काम नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ ये जो डेटा है, ये आधार कार्ड से बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए। अराउंड द ग्लोब इस तरीके की चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं, और उन्हें वो सेपरेट ही रखा जाता है, और इन सभी चीज़ों को बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करके सेपरेट डेटाबेस बनाना चाहिए। जैसे मैंने बताया है कि क्रिप्टो प्लस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अगर इसे डाला जाए, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ होगा, और हैक प्रूफ भी ये रहेगा। और छठवां सजेशन हमारा है, जो कि इलेक्शन के टाइम में वोटर टर्नआउट का जो डेटा आता है, वो हर बार अलग डेटा आ रहा है। जो महाराष्ट्र में देखने को मिला कि 3 बार डेटा पब्लिश हुआ, और तीनों बार एक अलग नंबर आया है। लगभग 75 लाख से ज़्यादा लोग वोटिंग क्लोज़ होने के बाद वोट कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो वोटर टर्नआउट डेटा है, ये अपने आप में बहुत डेंजरस है। तो हाल ही में देखा गया कि आम आदमी पार्टी ने 2025 के असेंबली इलेक्शन में उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की थी, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन डॉट इन, जिसमें जो भी फॉर्म 17C था, उसका डेटा को वो कंपाइल कर रहे थे, और बूथ वाइज, विधानसभा वाइज उसे अपलोड कर रहे थे। तो इस तरीके का अप्रोच जो ये पार्टीज कर रही हैं, शायद अगर इलेक्शन कमीशन करे तो वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि फॉर्म 17C मैंडेटरी होता है इलेक्शन कमीशन को। जैसे ही वोटिंग क्लोज होती है, उस समय एक साइन करके एक पेपर रिलीज करना होता है, इलेक्शन एजेंट्स को मिल दिया जाता है सभी पार्टी के, प्लस इलेक्शन कमीशन को भी ये डाटा अपलोड करना होता है। पहले ये डाटा जानकारी, ये सब सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन अपलोड करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन शायद इन सब डाटा को अपलोड नहीं कर रही है। तो इनके लिए भी एक रोबस्ट स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ताकि जो भी इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म 17 से का डाटा है, वो रियल टाइम में लोगों को पता चल पाए, और लोगों का भरोसा आएगा इलेक्शन कमीशन पे कि वहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का मैल प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। जो सातवां सजेशन है हमारा, वो है लीगल ओनरशिप एंड पनिशमेंट उन लोगों के लिए जो ये सारे रॉन्गफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो जब ये पूरे प्रोसेस को हम समझते हैं, तो स्टार्ट से एंड तक बिना इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है। चाहे वो एडिशन का मामला हो, चाहे वो डिलीशन का मामला हो, चाहे वो एपिक नंबर का मामला हो, डुप्लीकेसी का, ये बिना इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के द्वारा इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता है। तो इस पूरे प्रोसेस को अगर हमें क्लीन एंड क्लियर बनाना है, तो इसमें पनिशमेंट्स इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि ओनरशिप किसकी है, किसके अथॉरिटी साइन से किसी के डिलीट किए गए हैं या ऐड किए गए हैं, और अगर उसमें कोई फर्जीवाड़ा पाया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए, ताकि
एक डर बना रहे ताकि एक अनुशासन बना रहे। और ये ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से करना चाहिए, ये एक सजेशन है। हो सकता है कि एक कमिटी बनाना चाहिए, पार्लियामेंट्री कमिटी बना करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पे कई सारे लूप होल्स हैं, उन्हें क्लोज़ करना चाहिए। उनके अंदर में जो चेंजेस है उसे आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए, उन लूप होल को रेक्टिफ़ाई करना चाहिए, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये कुछ सजेशंस थे हमारे इलेक्शन कमीशंस के लिए, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जब वो ये उनके साथ बैठें तो इनमें से कुछ मुद्दों को लेकर के वो वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, जिससे जो बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स है जैसे एडिशन का, डिलीशन का, डुप्लीकेसी का, अगर इन सातों पॉइंट में इसको यूज़ किया जाए तो मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी से इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं और जो ये माल प्रैक्टिस हो रही है उसे रोका जा सकता है। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ हमारी टीम ने कोशिश की है कि हम लोगों के बीच एक जागरूकता लेकर के आएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।